स्पॉन्सर्ड बाय राइजन मेगा सुपरमार्केट। जनाब, राइजन की तरफ से आपको 40% डिस्काउंट भी दिया जा रहा है, जहां पर आप शॉपिंग करेंगे विदाउट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन क्वालिटी और डिस्काउंट के। इसके अलावा जनाब अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, और हमारा टॉपिक है प्रेग्नेंट ख़वातीन रमज़ान किस तरह से गुजारें। आधा रमज़ान गुजर चुका है, बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो प्रेगनेंसी में रोज़े भी रख रही होती हैं। कौन सी ऐसी ख़वातीन हैं जिनको रोज़े रख सकती हैं, वो मेडिकली वो अप्रूव्ड होती हैं कि वो रोज़े रख सकती हैं, उन्होंने डॉक्टर से सारा कंसल्ट किया होता है, और कौन सी ऐसी ख़वातीन हैं जिनको रोज़े नहीं रखने चाहिए। इन सभी चीज़ों पर हम आज बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर किरण उस्मान, गायनेकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक। डॉक्टर साहिबा, प्रेग्नेंट ख़वातीन के लिए रमज़ान किस तरह से गुजारना चाहिए? उनको रोज़े रखने चाहिए, नहीं रखने चाहिए, क्या मामला? चूँकि ये माह रमज़ान है, तो जो भी प्रेग्नेंट पेशेंट्स हमारे पास आते हैं ना, उनका सबसे पहले क्वेश्चन यही होता है कि हम रोज़ा रखें या ना रखें। ठीक है। सबसे पहले मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिस्कस करना चाहूँगी कि हमारे मज़हब में, इस्लाम में ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, प्रेगनेंसी में रोज़ा छोड़ने की छूट दी गई है। बिल्कुल। लेकिन आप बाद में ज़रूर कज़ा पूरी करें। ठीक है, फर्स्ट थिंग तो ये। सेकेंड ये है कि देखिए, हम प्रेगनेंसी को ना 3 ट्राइमेस्टर्स में डिवाइड करते हैं। जो फर्स्ट 3 मंथ्स है ना, उसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं। ठीक है। उसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा नोजिया, वॉमिटिंग की शिकायत होती हैं, उनको डिहाइड्रेशन हो सकती है, नमकियात की कमी हो सकती है। सो मोस्टली पेशेंट इतना कंफर्टेबल नहीं होते, सो इसलिए हम उन्हें कहते हैं कि आप रोज़ा स्किप कर लें। ठीक है। जो सेकेंड ट्राइमेस्टर है, जो 4th, 5th एंड 6th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी है, वो रिलेटिवली एक सेफ जोन होता है। अगर आपको कोई ज़्यादा इश्यूज़ नहीं है, आपकी कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी नहीं है, कोई शुगर ब्लड प्रेशर का कोई इशू नहीं है, सो यस, आप तब रोज़े रख सकती हैं। ठीक है। अगर हम 3rd ट्राइमेस्टर की बात करें, जो कि हमारा 7, 8 एंड 9 मंथ होता है, उसमें आपकी टमी भी बहुत ज़्यादा ग्रो करी होती है। उसके प्रेशर की वजह से भी आपका उठना बैठना मुश्किल हुआ होता है। दूसरा, बेबी की ग्रोथ हो रही होती है। बेबी के लिए भी एनर्जी सोर्स सिर्फ ग्लूकोज ही है। सो अगर हम लोग काफ़ी देर भूखा रहेंगे सहरी के बाद, तो जो बेबी है वो स्टार्वेशन मोड में चला जाता है, जिसकी वजह से बच्चे के लो बर्थ वेट होने के चांस होते हैं, ग्रोथ रिटार्डेशन होने के चांस होते हैं। और इसके अलावा अगर डिहाइड्रेशन हो जाए, तो उससे वक्त से पहले लेबर पेन स्टार्ट होने के भी खदशात होते हैं। सो इन द कंक्लूजन मैं ये कहना चाहूँगी कि प्रेगनेंसी में या ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स रोज़ा ना रखें। ठीक है। यहाँ पर मैं भी आपको एक बात ज़रूर बताना चाहूँगी कि अगर आपको कोई भी मेडिकल इशू है, या फिर प्रेग्नेंट ख़वातीन हमें जो देख रही हैं, उनसे ज़रूर ये गुजारिश करूँगी कि आपने डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट करना है, क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होती हैं जो पहले रोज़ा रख लेती हैं, बाद में उनकी तबीयत ख़राब होती है, फिर वो डॉक्टर के पास जाती हैं और डॉक्टर उनको बताता है कि नहीं, आपने रोज़ा नहीं रखना। हाँ जी, बिल्कुल। तो डाइट किस तरह की होनी चाहिए? अगर आप किसी भी प्रेग्नेंट खातून को बता देती हैं कि आप रोज़ा रखने के लिए बिल्कुल फिट हैं, आप रख सकती हैं, उनकी डाइट, उनकी रूटीन कैसी होनी चाहिए? सबसे पहले अगर आप रोज़ा रखना चाह रही हैं, तो आपको डॉक्टर के मशवरे से रखना चाहिए, या अपने डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट से प्रॉपर डाइट प्लान लेना चाहिए कि हम सहरी में क्या खाएं और इफ्तारी में क्या खाएं, जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर हम सहरी की बात करें, तो हम पेशेंट को कहते हैं कि आप प्रोटीन डाइट लें, उसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हों, जैसे मल्टीग्रेन रोटी, इसके अलावा ओट्स ले लें आप, इसके अलावा आप नट्स ले लें। ठीक है। सो आपकी ऐसी डाइट होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा कोई शुगरी ड्रिंक्स नहीं होने चाहिए, कोई रिफाइंड फूड्स नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जब हम इफ्तार की बात करें, तो हम इफ्तार में उनसे कहते हैं कि आप 1 से 2 खजूरें खाएं, और उसके साथ कोई प्रोटीन लें, जैसे नट्स ले लें, आप दूध ले लें, आप अंडा ले लें। ठीक है। और उसके बाद ये है कि आप जो प्रॉपर अपना जो मील लें, अपनी प्लेट बनाएं, उसमें वेजिटेबल्स भी हों, उसमें प्रोटीन्स भी हों, उसमें योगर्ट भी हो। सो इस तरह की डाइट से आपको कोई इशू नहीं होगा। दूसरा, आप इफ्तार के बाद हल्की फुल्की वॉक भी करें, और जो आपके पास इफ्तारी से लेके सहरी तक का टाइम है ना, उसमें अपना वाटर इनटेक बहुत अच्छा रखें। एटलीस्ट 8 to 9 ग्लासेस ऑफ वाटर आपको लाजमी लेना चाहिए। ठीक है। डॉक्टर साहिबा, अक्सर हमने देखा है कि आप जब किसी भी प्रेग्नेंट खातून को बता देती हैं ना कि आप रोज़ा नहीं रखेंगी, तो ज़ाहिर है घर में सारे रोज़ा रख रहे होते हैं। उन ख़वातीन का ये रूटीन होती है कि वो सहरी भी फैमिली के साथ बैठ के कर लेती हैं, उसके बाद फिर कुछ खाती पीती नहीं है। अब जिनका रोज़ा नहीं है,
उनको रमज़ान में अपनी रूटीन किस तरह की बनानी चाहिए कि वो इफ्तार भी करें, सहरी भी करें, लेकिन बीच में पोर्शन कंट्रोल करें, या जो भी उनका प्लेट साइज़ है वो भी सारा दिन में इंटेक करती रहें? प्रेगनेंसी में हम पेशेंट को कहते हैं कि आपने कोई भी मील स्किप नहीं करना। ठीक है। आप फ्रिक्वेंट मील्स लें, स्मॉल मील्स लें, कोई बिग मील लेकिन ना रमज़ान में तो हम यही देखते हैं ना कि ख़वातीन बस सहरी और इफ्तारी कर रही होती हैं, रोज़ा बेशक नहीं रख रही, लेकिन बीच में कुछ खा भी नहीं रही और होती। ये लेडीज़ फिर आपके पास बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स के साथ इशू होती हैं। हाँ। इनको यूरिनरी इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हुए ठीक होते है। हैं, जिसकी वजह से उन्हें यूरिन करते हुए पेन या बर्निंग की प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक इसके है। अलावा ये जब 7, 8, 9 मंथ्स में होती हैं तो ये बहुत ज़्यादा रिपोर्ट करती हैं कि हमें तो बेबी की मूवमेंट ही नहीं हो रही। फिर ये अच्छा। पैनिक होती हैं, हॉस्पिटल रश करते हैं। ऑब्वियसली आपके पास ग्लूकोज नहीं है, ठीक है। सो इनको यही कहते हैं कि आप बेशक सहरी इफ्तारी घर वालों के साथ करें, बट आप अपने प्रॉपर मील्स लें। ठीक है। अच्छा, जो इनफर्टिलिटी के इश्यूज आते हैं बहुत सारे कपल्स में, ख़वातीन में भी, मर्द हज़रात में भी, उनको रमज़ान में किस तरह से अपनी डाइट को लेके चलना चाहिए? रोज़े रख रहे होते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग ट्रीटमेंट भी करवा रहे होते हैं, ऑन ट्रीटमेंट होते हैं, उनका वो सारा प्रोसेस चल रहा होता है, उनके लिए रमज़ान किस तरह से होगा? जो रमज़ान में जब हम फास्टिंग करते हैं, सो उससे ये होता है कि हम लोगों का जो मेटाबॉलिज्म है और हार्मोन्स हैं वो काफ़ी अफेक्ट होते हैं। ठीक है। लेकिन इसको कंट्रोल किया जा सकता है इजीली बाय रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल्स। ठीक है। हाउ? थ्रू बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट रिच मील एट इफ्तार एंड सुहूर। सो इन पेशेंट्स को ये कहा जाता है कि वो अच्छी बैलेंस डाइट लें, सहरी में भी, इफ्तारी में भी। बहुत ज़्यादा जो फ्राइड आइटम्स हैं वो ना लें, इससे लाइक इनडायरेक्टली उनकी फर्टिलिटी इम्प्रूव होती है। अच्छा, ठीक है। और आपको वैसे क्या लगता है इनफर्टिलिटी इश्यूज आजकल क्यों हो रहे हैं? सबसे ज़्यादा क्या वजह है इसकी? इनफर्टिलिटी इश्यूज इसलिए हो रहे हैं, एक तो हम लोगों की जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो काफ़ी चेंज हो गई हैं। ठीक है। हम लोग बहुत ज़्यादा जंक पे आ गए हैं। दूसरा, हमारा स्लीप पैटर्न चेंज हो गया है। ठीक है। रमज़ान में आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोगों को गायनोकोलॉजिकल इश्यूज ज़्यादा हो जाते हैं, इसीलिए कि हम लोगों का जो स्लीप साइकिल है वो डिस्टर्ब हुआ होता है। स्लीप साइकिल के साथ सर्केडियन रिदम, मेलेटोनिन हार्मोन और लाइक बहुत सारे हार्मोन्स क्लोजली रिलेटेड होते हैं। सो इन सब चीज़ों की वजह से ना इनफर्टिलिटी बुरी तरह मुतासिर हो रही है कि जो सोने का टाइम है उसमें हम जाग रहे हैं, मॉर्निंग में हम सो रहे हैं। एग्जैक्टली। और समटाइम्स ये होता है हम लोग मॉर्निंग में सहरी स्किप कर देते हैं, उसकी वजह से हम लोग के ब्लड ग्लूकोज क्रैश होता है और हम लोग इफ्तार में बिंज ईटिंग करते हैं। डॉक्टर साहिबा, आपने क्योंकि डाइट का यहाँ पे जिक्र किया है, बहुत सारे लोग पीसीओज और पीसीओडी का भी शिकार हैं लड़कियाँ, उसकी क्या वजूहात हैं? डाइट में हम ऐसा क्या ले रहे हैं जो हमें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए? ये है, एक तो हमारा ना लाइफस्टाइल सीडेंट्री हो गया है। ठीक है। मीन्स हम खाते हैं और बैठ जाते हैं। पहले आपने देखा होगा कि बचपन में हम लोग की आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती थी, अब वो कम है। अब लाइक मोबाइल्स हैं, लैपटॉप्स हैं, टैब्स हैं, आप खाते हैं उधर ही बैठ जाते हैं। आउटडोर एक्टिविटीज़ आपकी मिनिमाइज हो गई हैं। आप लाइक जंक ज़्यादा खा रहे हैं, जो घर की फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं वो कम ले रहे हैं। बच्चे तो आजकल वैसे ही नहीं खाते, ना फ्रूट्स खाते हैं ना वेजिटेबल्स खाते हैं। एग्जैक्टली। सो इसी वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहे हैं। अगर आप पहले जो हमारी मदर का एज ग्रुप है उनसे पूछें तो तब ये प्रॉब्लम्स इतने ज़्यादा मार्क्ड नहीं थे। अब क्यों मार्क्ड है? क्योंकि यही कि ईटिंग हैबिट्स चेंज है, स्लीप पैटर्न चेंज है, स्ट्रेस है, हर बंदा एक स्ट्रेस के आलम में है, और लाइक डिहाइड्रेशन, ये सब चीज़ें इसको। तो ये जो आजकल सब लड़कियां, सब लोग ब्रायलर चिकन खाते हैं, ये कितना ज़्यादा खतरनाक है और ये कौन कौन सी बीमारियां कर सकता है आपको? डेफिनेटली ये काफ़ी ख़तरनाक होता है और इससे आपके ज़्यादा हार्मोन्स ही फ्लक्चुएट होते हैं। सो अगर आपके हार्मोन्स फ्लक्चुएट होंगे तो आपको बहुत से मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हो जाती हैं, एक्ने के प्रॉब्लम्स होते हैं, वेट गेन के इश्यूज़ होते हैं, और फिर यही जब लाइक मैरिड एज ग्रुप में जाती हैं तो इनकी इनफर्टिलिटी के इश्यूज़ रिपोर्ट होते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, अक्सर आप क्योंकि IVF इनफर्टिलिटी के लिए एक ट्रीटमेंट है IVF का, वो भी बहुत सारे लोग करवा रहे हैं। जो IVF से जो बच्चा पैदा होता है और जो नॉर्मल प्रेगनेंसी के बाद बच्चा पैदा होता है, उसमें कोई हेल्थ वाइज आप कोई फ़र्क देखती हैं? लाइक उसको कोई बीमारियां ज़्यादा लगती हैं, बच्चा नाजुक होता है, सेंसिटिव होता है हेल्थ वाइज, क्या मामलात होते हैं? ऐसा कोई नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है कि वो बच्चा लाइक दूसरे बच्चों की निस्बत वीक होता है या उसमें कोई इशू होता है। मैं तो बल्कि ये कहना चाहूँगी कि वो बच्चे दूसरे बच्चों की निस्बत ज़्यादा अच्छे होते हैं क्योंकि उनका जेनेटिक मेकअप देख कर रखा जाता है। अगर लाइक उनका जेनेटिक
कॉस्मेटिक मेकअप में कोई एबनॉर्मेलिटी होगी तो लाइक वो पहले ही मिसकैरी कर जाते हैं, या वो जब हम लोग एम्ब्रियो ट्रांसफर करने से पहले एक प्रोसीजर होता है थॉइंग का, वो उसी में ही मतलब लाइक ग्रो नहीं कर पाते। सो ये जो बच्चे होते हैं ये काफ़ी स्ट्रेस से गुजर के आए होते हैं, सो आई थिंक ये बच्चे दूसरे बच्चों की निस्बत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर साहिबा आप क्योंकि ज़ाहिर है प्रेग्नेंट ख़वातीन के साथ डेली बेसिस पे आप उनके चेकअप भी कर रही होती हैं और आप उनको ट्रीटमेंट भी बता रही होती हैं, आपको सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आज के टाइम में प्रेग्नेंट ख़वातीन में क्या लगती है? लाइक कहाँ पे मुश्किलात आती हैं कि उनकी हेल्थ ठीक नहीं है, उनकी डाइट ठीक नहीं है, उनकी रूटीन ठीक नहीं है, जिसकी वजह से वो प्रेगनेंसी का जो फेज़ है वो मुश्किल से मुश्किल होता जाता है उनके लिए? एक तो ये है कि वो बच्चियाँ जो लाइक न्यूली मैरिड होती हैं और वो फ़ौरन कंसीव कर जाती हैं, उनको ये इशू होता है कि अभी लाइक वो फैमिली में एडजस्ट नहीं हुई होती प्रॉपर्ली, वो उनको अगर उनकी कोई नीड्स हैं वो प्रॉपर्ली उनको बता नहीं पाती घर में। सो इसके साथ उनकी प्रेगनेंसी की फेज़ थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है। लाइक वो अपनी मर्ज़ी से जो खाना चाहें शायद वो डरते हुए या घबराते हुए घर वालों को कह नहीं पाती। सो एक तो ये इशू आ जाता है। दूसरा ये है कि लाइक उन लोगों को मैनेज नहीं करना आ रहा होता कि लाइक अब हमने बेबी को भी साथ देखना है, तो उनको लगता है कि ये तो एक बहुत स्ट्रेस वाली फेज़ होगी, ये कैसे मैनेज होगी। एक स्ट्रेस का बहुत फैक्टर आता है। देन बहुत सी बच्चियों को ऑलरेडी लाइक कोई ना कोई पीरियड्स का इशू होता है, डायबिटीज़ का इशू होता है, हाइपरटेंशन का इशू होता है, या खून की कमी होती है, वो उनको पहले नहीं पता होती। और जब वो प्रेगनेंसी के लिए उनका वर्कअप कराया जाता है, लाइक वो डॉक्टर के पास जाती है, उनके टेस्ट एडवाइस किए जाते हैं, तो तब उनको पता चलता है ओ मुझे तो शुगर थी, मुझे तो ब्लड प्रेशर थी, इससे वो और पैनिक हो जाती है। ठीक है, तो डॉक्टर साहिबा आपको आप क्योंकि ज़ाहिर है गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं, आपसे जानना चाहूँगी आजकल लड़कियों की शादियाँ ना लेट हो रही हैं, अर्ली 30s में हो रही है, लेट 30s में हो रही है, क्योंकि वो ज़ाहिर है करियर भी बनाना है और उसके बाद अब आज की लड़की कहती है पहले मैं एजुकेशन लेनी है, डिग्री कंप्लीट करनी है, करियर बनाना है, बाद में शादी करेंगे। लेकिन जब पहले हम दौर में देखते हैं, उस दौर में होता था कि आपकी अर्ली 20s में शादी हो जाती थी। अब कंसीव किस टाइम में सबसे बेस्ट होता है कि आपने कौन सी एज ग्रुप में आपने कंसीव कर लेना है, वो सबसे अच्छा टाइम है? बेस्ट एज ऑफ कंसीविंग इज 25 to 35। ठीक है, अगर हम इसको और ज़्यादा मतलब लाइक करें कि कितनी होनी चाहिए, तो 25 to 30 इज़ द बेस्ट एज ग्रुप। अप टू 35 इज़ ओके, बट 35 के बाद आपका जो फर्टिलिटी का ग्राफ है ना बिल्कुल नीचे आता है। अच्छा, 37 पे बहुत कम हो जाता है, 40-42 ईयर्स की एज में ना होने के बराबर लाइक कंसीव हो जाता है, लेकिन रेशो बहुत कम होती है। एग्जैक्टली। ठीक है, सो बेस्ट एज इज टू कि आप 25 से 35 ईयर्स के दरमियान कंसीव कर लें। ठीक है, क्योंकि 35 ईयर्स के बाद हम लोगों के पास एबनॉर्मेलिटीज के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं, मिसकैरेजेस होने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं, और ये हाई रिस्क प्रेगनेंसीज इनको रिपोर्ट किया जाता है। इसमें शुगर, ब्लड प्रेशर होने के भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं।